शिक्षा का अर्थ पीटर ग्रे की ये पुस्तक शिक्षा का अर्थ का तीसरा पार्ट में हम बातचीत कर रहे हैं। बच्चे तभी पढ़ पाते हैं जब वे सचमुच चाहते हैं, तब वे आसानी से सीख लेते हैं। बच्चों में सीखना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे जीवन पर्यंत सीखने में लगाते हैं और इसमें खेलों का बड़ा महत्व है। बच्चों की दुनिया में खेल की वापसी कैसे हो, ये सवाल है। पीटर ग्रे के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। वो एक उदाहरण देते हैं एपे आदिवासी समुदाय का, कि उसमें बच्चे समुदाय में किस तरह से पालित पोषित होते हैं और उनमें सामुदायिक भावना किस तरह से होती है। ये उदाहरण मुख्य धारा के समाज वालों के सामने एक चुनौती है, खास करके जब एकल परिवार और स्कूल का ढांचा इतना मजबूत हो गया है कि खेल के मैदान सिकुड़ गए। बच्चों को होमवर्क कितना दिया जा रहा है कि खेलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। फिर बचा कुचा वक्त इस मोबाइल से खेले जाने वाले वीडियो गेम जो मैदान में हो सकते हैं, वो अपनी स्क्रीन पर खेले जाते हैं। पीटर ग्रे जोर देते हैं कि खेल सीखने का शक्तिशाली माध्यम। ये पुस्तक इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये खेलों को जितना महत्व देती है। मैसाचुसेट्स के उस सडबरी स्कूल का उदाहरण कि जिसमें खेल को महत्व दिया जाता है, पढ़ाई की पूरी आज़ादी, बच्चे मर्जी आए तक खेले, मर्जी आए जैसा खेले, तो मर्जी आए जैसा पढ़े, और साल के अंत में उनकी परीक्षा भी नहीं होती। इसके बावजूद वहाँ से कारीगर से लेकर के इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस का निकलना मायना रखता है। कार्ल ग्रूस की 2 पुस्तकें हैं, प्ले ऑफ एनिमल्स, प्ले ऑफ मैन्स। इसके उदाहरण से वो बताते हैं कि खेल न केवल मनुष्य में बल्कि जानवरों के शावक भी खेलते हैं और उसी जीवन पद्धति को वो सीखते हैं खेल में। ग्रूस के सिद्धांत जिस तरह से खेल पर लागू होते हैं, उसी तरह से शिक्षा पर भी लागू होते हैं कि बच्चे जैविक रूप से इस तरह तैयार होते हैं, जन्म लेते हैं कि वो अपनी मातृ संस्कृति को आगे बढ़ाने में सफल होते हैं। और इस सफल होने के लिए वे खेल से शुरुआत करते हैं और उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं जो उनके माता पिता की होती है। वो एक जरूरी कौशल बचपन में ही सीख लेते हैं। कार्ल ग्रूस खेलों में सीखे जाने की विविधता पर जोर देते हैं कि इंसानी बच्चों में खेलों की बहुत सारी विविधताएं होती हैं। कई श्रेणियों ऐसी बांटी जा सकती है कि भले ही उसकी सीमा हो सकती है, वो सीमा भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन खेलने की विविधता इंसानी बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। स्वतंत्र बच्चे, अब देखिए एनिमल के शावक, उनमें भी स्तनधारी बच्चों की तरह खेलते हैं। वो जैसे एनिमल के बच्चे खेलते हैं, भागना, चढ़ना, झूलना, पीछा करना, ठीक इसी तरह से मनुष्य के बच्चे भी खेलना, कूदना, चढ़ना, उतरना, झूलना, इसी से जिस तरह से वो शारीरिक संतुलन बनाते हैं और शारीरिक संतुलन बनाते हुए विकसित होते हैं, एक दिन वो प्रभावी ढंग से चलना सीख जाते हैं।
और इंसानी बच्चे श्रम साध्य खेल खेलते हैं, खतरे में डालने वाले खेल खेलते हैं, और ऐसे भी जिसे भय लगता हो उस खेल को भी वो शौक से खेलते हैं। इन खेलों से मन व शरीर दोनों का नियंत्रण कर पाते हैं। साहस बच्चों में बढ़ता है। खेलों के से क्या क्या फर्क पड़ता है। कुछ रचनात्मक खेल होते हैं जो इंसानी बच्चे खेलते हैं, इसे अंगूठे वाली प्रजाति बताते हैं, जिसे वे यांत्रिक तरीके से मशीनों की तरह, जिसे घर बनाना, खिलौनों से खेलना, और खेल खेल में भाषाई खेल भी होते हैं। भाषाई क्षमता वाली प्रजाति कहलाती है। इंसान बोलना सीखने के बाद बच्चे किस तरह से उच्चारण करते हैं, किस तरह से शब्दों को बार बार बोलते हैं, और अंत में वो काल्पनिक भाषा कविता करना सीख जाते हैं। जो उनकी कल्पना में होता है वो भी कविता के रूप में उतर आता है। इंसानी बच्चे भौतिक खेल ही नहीं बल्कि काल्पनिक खेल भी खेलते हैं। जो नहीं है उसके बारे में सोच सकते हैं, और वैसा जैसे खोज की जाती वैज्ञानिक की तरह खोजी प्रवृत्ति बढ़ती है, संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। ये खेल मददगार होते हैं उनकी कल्पनाशीलता में। नकली जैसे जो नहीं है उसकी कल्पना करना, जैसे राजा कुमारी, नायकों को अपनी कल्पना मिलाना, और ऐसे नियम वाले खेल जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं। इनसे क्या फर्क पड़ता है? नियमों पर सहमत होना, जब सामने वाला असहमत हो और वो सही हो तो उससे सहमत हो जाना। ज़्यादातर नियमों से खेले जाते शतरंज वगैरह, तो उन नियमों को याद रखना और नियम को संयम के साथ खेलना। और इसी तरह से सामाजिक खेल, कैसे करेंगे सामाजिक खेल कि सामाजिक भावना भी उसमें बलवती होती है। जब 2 से अधिक बच्चे खेलते हैं आपस में तो उससे सामाजिकता बढ़ती है, और समूह में खेल रहे बच्चों की तरफ वो बच्चे स्वतः ही आकर्षित होते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। इस तरह से समूह में खेलने वाले बच्चों में सहयोग और साझेदारी वाली प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं, और इसी भावना पर मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व टिका हुआ है। ऐसे खेलों से मनुष्य प्रजाति के बच्चे अपना कौशल बढ़ाते हैं। खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, सामाजिक नियम कायदे, और ऐसे अनुभव पढ़ने से नहीं खेलों से ही सीखे जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि अब वो खेलों का क्षय लगातार हो रहा है। जानवर शारीरिक विकास खेलों से करते हैं। आप ही देखिए कि शोधार्थियों ने शोध किया इस पर कि उन जानवरों के बच्चों को, शावकों को खेलों से वंचित रखा, तब वे भावनात्मक रूप से अपंग पाए गए। कुछ समय बाद ऐसों को और कुछ को डरावनी परिवेश में रखा। ऐसे वातावरण में जब डर हो तो वो ऐसे जानवर के बच्चे जल्दी डर जाते हैं परिस्थितियाँ जब होती, या नई परिस्थिति में वो ढल नहीं पाते। जिसमें जितना अधिक दिमाग है
वे उतने ही खेल खेलते हैं। यानी जानवर, हिरण के बच्चे और बाघ के बच्चे, इन दोनों के खेलों में भी अंतर होता है। खेल प्रकृति का ऐसा तोहफा है जिससे जीवन को उपयोगी बनाया जा सकता है। दुखद है कि पिछले 5-6 दशकों में खेलों को पीछे धकेल दिया गया। स्कूल में मैदान तो होते हैं या समय कम होता है, मौके कम होते हैं, तो खेलों में मौके मिलने की बेहद कमी आई है। लेखक 1950 की बात करता है, कहते हैं कि उस समय स्कूलों में खेल का समय बहुत अधिक हुआ करता था। 1 घंटे से ज़्यादा कोई कक्षा हो नहीं पाती थी। 1 घंटे ही कक्षा में बैठते बच्चे, बाकी वो खेलते या उनको खेलने का स्पेस मिलता। प्राथमिक कक्षाओं में होमवर्क तक नहीं दिया जाता था, जबकि अब होमवर्क का चलन किस तरह से बढ़ गया है। ज़्यादातर खेलने का समय मिला करता था। गर्मियों की छुट्टियां 2-2 महीने हुआ करती थी। उस वक्त बच्चे अपनी मर्जी से मोहल्ले में खेला करते हैं। लेकिन आज बच्चे स्कूल ड्रेस में नज़र आते हैं। दिन भर वो स्कूल से घर आते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनको खेलने का अवसर नहीं मिलता और जिद करके मोबाइल पर खेलने में, तो इस तरह से खेल सिमटता चला गया। खेल ये नहीं है जिसे हम वीडियो गेम कहेंगे। खेल अपनी परिभाषा में स्व निर्देशित या स्व नियंत्रित होते हैं। आज अगर हम देखें तो खेलों का ह्रास का कारण क्या क्या है। एक तो होमवर्क का बढ़ता बोझ, बस्ती का बढ़ता बोझ, होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा देना, नंबर की मांग। माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए। आज़ाद रहने का समय उनके पास नहीं रहा, बल्कि कैरियर निर्माण की ओर उन्मुख बच्चे शुरू से हो जाते हैं। इससे भय का विस्तार होता है और अतार्किक मीडिया अपने तर्क देता रहता है, विद्वानों को बुला करके किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, कितना वक्त पढ़ाई को देना चाहिए, ये तकनीकी समझाई जाती है। बाहर जाने के अवसर कम से कम हो गए। इससे बच्चों में भय बढ़ता है। ये कहें कि बाहर निकल कर के खेलें तो पता चला कि खेलने वाले बच्चे घर में होमवर्क कर रहे हैं। मैदान में बच्चे नहीं होते हैं तो घटती संख्या उनकी कि जो बच्चा बाहर निकलता है तो वापस घर लौट आता है। किसके साथ खेले। आज की सुविधा युक्त दुनिया बच्चों के लिए कितनी बेकार खराब दुनिया हो चली है। यही कारण है कि बच्चे 10 से 20% तक अवसादग्रस्त होने लगे। ये तनाव, ये शिक्षा बढ़ा रही है। बच्चों में आत्महत्या का चलन बढ़ रहा है। राजस्थान का कोटा शहर कोचिंग करवाता है और वहाँ हर साल 20, 25, 30 बच्चे आत्महत्या कर ले गए। बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति, खुद पर नियंत्रण का एहसास न होना चिंता का विषय है। बच्चों में आत्ममूर्खता बढ़ती जा रही है, रचनात्मकता घट रही है। खेलों के अवसरों की कमी से बच्चों में अवसाद बढ़ रहा है। खेल की कमी से बच्चे आत्ममुग्धता की ओर बढ़ रहे हैं। खेलों से उन्हें आत्ममुग्धता से मुक्त किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो खेलते हैं वो दूसरों को भी समझ पाते हैं। खेल मैदान कम से कम हो रहे हैं और स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं, खेल के मैदान से उठ रहे हैं। इसे कैसे बदला जाए, इस प्रवृत्ति को। खेल
परिभाषा में ही सृजनात्मकता नहीं है। जब बच्चा खेलता है तो सृजनशीलता बढ़ती है। हम इस स्थिति को स्वीकारें। सबसे पहले पीटर ग्रे करना चाहते हैं कि सबसे पहले हम स्वीकार लें कि हमसे गलती हो रही है। हम बच्चों पर बोझ बढ़ा रहे हैं, चिंताग्रस्त कर रहे हैं, अवसादग्रस्त कर रहे हैं। ये गलती अगर स्वीकार कर लेते हैं तब हम कुछ कर सकते हैं। पहले हम मान लें कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और अगर समस्या मान ली तो उसका निराकरण करने के लिए भी आप कदम उठा सकते हैं। स्कूल की तुलना में खेल के मैदान अधिक होने चाहिए। बच्चों की दुनिया में खेलों की वापसी कैसे हो, ये पीटर ग्रे की ये पुस्तक है। पुस्तकों के बजाय खेल के मैदान और खेल के अवसरों को कितना महत्व देती, जो कि इस समय कम से कम हो रहे। बच्चों को चाहिए माँ बाप से आगे का, जहाँ अंतिम चैप्टर है इस पुस्तक का, कि बच्चों को सिर्फ माँ बाप का परिसर, घर की चार दीवारी में कैद होना, उनके नियम कायदों को मानना, उन तक सीमित रहना, बच्चे को सीमित रखना। पीटर ग्रे कहना चाहते हैं बच्चों को माँ बाप के आगे का जहां भी चाहिए, ताकि वो अपने पंख फैला सकें और खुले आसमान में उड़ सकें। बच्चों की प्राकृतिक परवरिश होनी चाहिए। बच्चे प्राकृतिक परिवेश में कैसे आगे बढ़ें, बच्चों की चाहत जरूर समझना चाहिए। उसके नज़रिए से दुनिया समझी जा सकती है। माँ बाप ये समझे कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चे के समानुभूति पर, समान स्तर पर उतर कर अगर सोचेंगे तो बच्चे की स्थिति को समझा जा सकता है। प्राकृतिक तौर पर पालन पोषण जब बच्चे करते हैं, माँ बाप जब बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनका अनुराग होता है। पालन करना और अनुराग करना एक ही चीज़ नहीं है, इसमें भेद होता है। प्रकृति बच्चों को इस तरह डिज़ाइन करती है कि वे माता पिता के अलावा अन्य से लगाव भी रख सकते हैं। बल्कि बच्चों में बहुस्तरीय लगाव का डिज़ाइन होता है। एकल परिवार इस अर्थ में अप्राकृतिक है, जिसमें माँ बाप और बच्चे, पड़ोस में अगर बच्चा बड़ा है या नहीं है तो उसको बच्चे कहाँ से मिलेंगे, खेलेंगे कहाँ। एकल परिवार बच्चों की परवरिश के कतई अनुकूल नहीं है, जबकि ये दुनिया एकल परिवार की ओर बढ़ रही है। एकल परिवार में दादा दादी और नाना नानी के लिए भी जगह नहीं बची। ऐसे में बच्चे कैसे परवरिश करेंगे। खेती से पहले बच्चों पर माँ बाप का अधिकार नहीं हुआ करता था। पहले बच्चे समूह में पढ़ते थे, और ऐसे बच्चे समूह में पढ़ने के चलते माँ बाप अगर किसी कारण से जल्दी चल बसे, मर गए, तो उनको माँ बाप की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि खेती से पहले शिकारी संग्राहक जीवन पद्धति में किसी भी दुर्घटना में माँ बाप खत्म हो सकते, जीवन औसत भी कम था। तो ऐसे माँ बाप के बिना भी बच्चे समूह में बच्चे पढ़ते थे, और ऐसे में समूह में पढ़ने वाले बच्चे समूह से प्रेम करते। आप पीटर ग्रे शोधार्थियों के द्वारा किए गए शोध का उदाहरण देते हैं कि एपे आदिवासी समुदाय में शोधार्थी जाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, पास से देखते हैं तो पाते हैं
कि उस समूह में जो बच्चे पैदा होते हैं, जन्मते ही बच्चे को माँ से पहले आस पड़ोस की माएँ उसे गोदी में लेती है और सारे समुदाय की माएँ अपनी गोदी में लेगी। अंत में वो अपनी माँ के पास जाएगा। इस तरह से एपे आदिवासी समुदाय बच्चों को पालन पोषण करता है। बच्चा माँ से अधिक समूह का होता है। वो जितना माता पिता को जानता है उससे अधिक समूह को जानता है। आप देखिए, इस तरह से बच्चा सामाजिक संबंध, समूह के संबंध पैदा होते हैं। वहाँ माँ दूध नहीं पिलाती। अगर माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं और जो शिशु भी पैदा ही हुआ है, कोई भी माँ उसे दूध पिला सकती है। इस तरह से उसकी वास्तविक माँ के अलावा दूध पिलाने वाली और भी माएँ होती हैं, समूह की और भी माएँ, भाई बंधु, बाप जैसे और भी दिखाई देते हैं। 1.5 साल के बच्चे को अगर देखें कि कुछ ही घंटे में करीब करीब 14 लोग के संपर्क में हो जाता है, गोदी में चला जाता है। इस तरह से उसके सहज संबंध दूसरों से माता पिता के अलावा बनने लगते हैं। ऐसे बच्चे मनोवैज्ञानिक तौर पर खुश मिजाज होते हैं, मुस्कुराते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये बच्चों की देखभाल का सार्वजनिक चेहरा है एक आदिवासी परिवार का। जैसा कि मैंने बताया था कि शिक्षा का अर्थ पुस्तक का ये तीसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। पीटर ग्रे खेलों को महत्व देते हैं, खेलों पर जोर देते हैं कि जितना हो सके बच्चों की समानुभूति पर उतर करके बच्चों की स्थिति को समझते हुए उसके साथ खेलें। पढ़ाई के बोझ के बजाय खेलों के अवसर ज़्यादा दिए जाए। खासकर ये पुस्तक जब लिखी जा रही थी तब शायद मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, वीडियो गेम का, क्योंकि उसका एक बार भी जिक्र इस पुस्तक में नहीं हुआ। अब समस्या बेहद जटिल हो गई है। खेल के मैदान की समस्या तो पीटर ग्रे खुद बता रहे हैं, लेकिन अब बच्चे खेल के मैदान तक पहुंचते ही नहीं हैं। सारे गेम वीडियो में मोबाइल पर उपलब्ध है। लेखक अंत में ये कहते हैं कि पुस्तक को पढ़कर के पाठक मुझे सुझाव दे, प्रतिक्रिया दे, मुझे ईमेल करे, मैं उनका स्वागत करूँगा, क्योंकि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ ये सबका दायित्व है। जैसे सुझाव में अगली बार उन सुझावों पर ऐड किया जा सकता है। और ये समस्या सार्वजनीन है। बच्चों के स्पेशलिस्ट और विशेष माता पिता भी इस मुद्दे पर अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ की दुनिया में क्या कैसे किया जाए, बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाए। एकल परिवार में ये संकट कितना गहरा गया है। सरकारों के लिए भी चुनौती है कि वे स्कूलों पर जितना जोर देती है। खेलों की स्थिति यह है कि राजस्थान में आज से 30 साल पहले मैंने महाविद्यालय में ज्वाइन किया। उस वक़्त मेरे ज्वाइन करने के दिन ही पीटीआई ने विदाई ली, सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद से आज तक उस महाविद्यालय में पीटीआई नहीं आता। स्कूलों में पिछले सालों में पीटीआई की भर्ती की जा रही है। पीटीआई जो खेल खिलाता है, शारीरिक शिक्षा। महाविद्यालय में अभी भी इसका अभाव है। यानी सरकार की नीतियाँ खेलों के विपरीत है। आज का माहौल ही नहीं, सरकार की नीतियों में भी खेलों को बढ़ावा देना। खासकर कोरोना के बाद पार्कों में
कुछ खेल के उपकरण लगाए गए अभ्यास करने के, एक्सरसाइज करने के। कोरोना ने कुछ हद तक लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। शायद ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को भी बाहर ले जाते हैं, खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो खेलेंगे तो बढ़ेगा इंडिया, इस तरह के नारे तो दिए जा रहे हैं। एकल परिवार में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। तो साथियों, शिक्षा का अर्थ जिस प्रकाशक ने प्रकाशित किया है, मैं उसको बधाई देना चाहूँगा। और आप इन तीनों खंडों को, तीनों वीडियो को सुन करके मुझे उम्मीद है कि आप इस पर टिप्पणी अवश्य करेंगे। दरअसल शिक्षा पर कई तरह से बात की जा सकती है। शिक्षा की विसंगतियों पर। शिक्षा क्या मनुष्य बनाती है? क्या हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ कर के एजुकेट भी होते हैं? बल्कि और भी कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। लेकिन शिक्षा का अर्थ, पीटर ग्रे की ये पुस्तक हमें खेलों पर जितना जोर देती है, उसके पीछे का मकसद है कि बच्चे का मानसिक विकास हो, बच्चों का सामुदायिक विकास हो। और यहाँ तक बताते हैं कि एकल परिवार में आज बच्चे कितने एकांगी होंगे, कितने असफल होंगे कि वो माँ और बाप के सानिध्य में पलते हैं। जबकि आप एपे आदिवासी समुदाय का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि वहाँ किस तरह से बच्चों को पाला जाता है। और पीटर ग्रे जब एपे आदिवासी का उदाहरण देते हैं तो इससे जाहिर होता है कि सामुदायिक भावना, सामाजिक भावना बच्चे में दूसरों को समझने, माँ बाप के अलावा पूरे समूह को समझने, और ये इतना ही नहीं, एपी समुदाय में जीवन जीने की औसत कुछ ज़्यादा नहीं रहा होगा। बच्चा युवा नहीं होता, उसके पहले माँ बाप में से कोई भी मर जाता। तब ऐसे बच्चों को माँ बाप की कमी नहीं लगती, क्योंकि समुदाय उसे पाल लेता है। समुदाय उसे समुदाय का बच्चा समझता है। ये एपी परिवार का ऐसा उदाहरण है। क्या हम हमारे गाँव में एकल परिवार गांव तक में चले गए? हम कहते हैं कि भारत गांव में बसता है। मैं गांव से ही आता हूँ। गांव में देखता हूँ कि वहाँ अपने माँ बाप से बच्चे शादी होने के महज साल भर के अंदर अपना खाना पीना अलग कर लेते हैं और जल्दी ज़मीन का बंटवारा करके माँ बाप को अपनी खाना पीना करने के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में एकल परिवार वाले बच्चों को किस तरह से पालेंगे? और दूसरी समस्या ये है कि गांव में तो खेल के मैदान बिल्कुल भी नहीं। खास करके आज से 5-6 दशक पहले जब ट्रैक्टर नहीं आया था, हकाई जुताई का जरिया सिर्फ बैल था, तब आसानी से ज़मीन खाली पड़ी रहती थी, कहीं भी खेत मैदान हो सकता था। लेकिन अब स्कूल के लिए जगह नहीं, ज़मीन जो फालतू है उसमें दूसरी ज़मीन तक जाने के रास्ते नहीं है। किसान आपस में लड़ रहे हैं, मैदान तो दूर की बात। वहाँ यूँ कहते हैं कि महाभारत 1 इंच ज़मीन पर हुआ। मैं बचपन में देखा हूँ कि ज़मीन पूरी खाली पड़ी थी, और आज महाभारत इस बात पर हो रहा है कि मेरे इतनी सिकुड़ गई है कि ये पता नहीं चलता कि किसका खेत कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है। वो ट्रैक्टर लेकर के किस तरह से दूसरे खेत तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, तार बाड़ा कर दिए। इस बात को लेकर के किसानों में झगड़े हो रहे हैं कि अपने खेत तक कैसे पहुँचे।
ऐसे में सामुदायिक भावना बलवती हो, इस पर पीटर ग्रे जोर देते हैं। अब माहौल इतना बदल चुका है। मुझे लगता है कि पीटर ग्रे ये कहना चाहते हैं कि पाठक अपनी टिप्पणी दे, अपनी राय दें कि बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए। ये समस्या और विकट हो चली है मोबाइल के दौर में, जब बच्चे बचपन में नहीं, पैदा होने के 6 महीने बाद बच्चे मोबाइल देखते देखते खाना खा रहे हैं। माँ बाप खाना खिलाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं कि मोबाइल दीजिए। मोबाइल लेकर के वो मोबाइल की तरफ देखते देखते खाना खाते हैं। यूँ कई बार आपने ऐसा दृश्य देखा होगा, बच्चे मुंह उठा करके माँ बाप की तरफ नहीं देखते, पड़ोसी की तरफ नहीं देखते। ऐसे में ये कितनी विकट समस्या है जिससे हम दो चार हो रहे हैं। पीटर ग्रे एपे आदिवासी का उदाहरण देते हैं। वो तो शिकारी संग्राहक जीवन पद्धति का उदाहरण हो गया। अब खेती हो रही है, खेती आदि आधुनिक पद्धति से हो रही है, मशीनों से हो रही है। अब माँ बाप के पास बच्चों के लिए मोबाइल देना बहुत सहज हो गया और बच्चे भी मोबाइल लेकर के अपना मनोरंजन कर रहे हैं। खेल के मैदान तक पहुंचने वाले बच्चे कितने कम हैं और माँ बाप कितने जागरूक हैं। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि शिक्षा का अर्थ पुस्तक में शिक्षा पर जोर उतना नहीं दिया जितना खेल पर दिया गया है, इसलिए ये पुस्तक सार्थक है। बल्कि जो भी इस वीडियो को देखेगा या जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा, वो अपनी गिरेबान में ज़रूर झांकेगा और सोचेगा कि हमें बच्चों को बचपन में, यहाँ तक कि साल 6 महीने के होने के बाद ही उस पर कितना ध्यान देना चाहिए। भौतिक खेल, मोबाइल से दूर रखना अभी बड़ी चुनौती है। पीटर ग्रे साहब ने ये जिक्र ही नहीं किया, जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि अब बच्चों को खेलना, खेल के मैदान देना, मैदान तक ले जाना तब संभव होगा जब वो शुरुआत मोबाइल से बच्चे को दूर रख पाएंगे। जितना मोबाइल से दूर रख सकेंगे उतने ही वे खेल के मैदान तक पहुंच सकेंगे। अब मुझे लगता है कि शिक्षा का अर्थ पुस्तक सभी हाथों तक जानी चाहिए और आजकल किताबें पढ़ने का चलन इतना कम हो गया है। संभवतः ये वीडियो उन हाथों तक पहुँचे, उन माँ बापों तक पहुँचे जो इसे सुने, समझे और पीटर ग्रे तक भी अपनी टिप्पणी पहुँचाए। मैं गुजारिश करूँगा संजय जोशी से कि वे इस वीडियो का पीटर ग्रे तक पहुँचाने का कुछ माध्यम निकालें या इसका अंग्रेजी अनुवाद हो। जब हिंदी अनुवाद हुआ है तो अंग्रेजी अनुवाद भी संभव है। आज इतना ही, धन्यवाद।